Hello everybody. I am Harry Prasad Chauhan, Assistant Professor History, गवर्नमेंट कॉलेज पुसौर से। आज हम राष्ट्रीय राज्यों के उत्कर्ष के अंतर्गत इंग्लैंड के राष्ट्रीय उत्कर्ष के बारे में अध्ययन करेंगे। इंग्लैंड यूरोप का एक महत्वपूर्ण देश था, काफ़ी शक्तिशाली हुआ करता था और यह द्वीपों का समूह था। यहाँ मुख्यतः दो द्वीप में राजतंत्र की स्थापना हो चुकी थी आधुनिक युग की शुरुआत में, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में। यूरोप के अन्य सबल राष्ट्रों की अपेक्षा इंग्लैंड में राष्ट्रीय सरकार और राजतंत्र की स्थापना बहुत तेजी के साथ हुआ था। इंग्लैंड में विजेता विलियम, जिन्होंने 1066 से 1087 ईस्वी तक शासन किया, ने बड़ी सख्ती से राजतंत्र की स्थापना करने का प्रयास किया था। आगे के अन्य राजाओं ने भी उनकी इस कार्य को आगे बढ़ाया। 14वीं और 15वीं शताब्दी में यूरोप में एक महत्वपूर्ण घटना घटी। जैसा कि मैंने पिछले कक्षाओं में बताया है, 1337 ईस्वी से 1453 ईस्वी के मध्य करीब 100 वर्षों तक शतवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य लड़ा गया। शुरुआत में इंग्लैंड को लगातार जीत हासिल हुई, परंतु अंततः इनको भारी विफलता हाथ लगी। मात्र कैले बंदरगाह है इसके राज्य में, इसके अधिकार में आया। बाकी जितने भी अधिकार उन्होंने फ्रांसीसी राज्य के किए थे, भूभागों पर किए थे, उनको वापस करना पड़ा। इस युद्ध के परिणाम इंग्लैंड के लिए, हालांकि यह युद्ध में हार चुका था इंग्लैंड, लेकिन बड़े ही सकारात्मक रहे। अब इंग्लैंड ने अपना ध्यान एक शक्तिशाली राष्ट्र के निर्माण की ओर लगाया। इंग्लैंड में यह युद्ध राजा को केंद्र में मान करके लड़ा गया था, इसलिए इंग्लैंड में अब राष्ट्रीयता की भावना और देश प्रेम की भावना ने जन्म लिया। राजा का महत्व बढ़ गया। इंग्लैंड के राष्ट्रीय साहित्य को एक नई दिशा मिली। हॉब्स ने लेवियाथन नामक लेख लिखा, जिसमें राजतंत्र, जो कि निरंकुश राजतंत्र हुआ करता था, का समर्थन किया। अभी शतवर्षीय युद्ध की घटना घटी थी। उसके बाद इंग्लैंड में गृह युद्ध का दौर शुरू हुआ। 1455 ईस्वी से 1485 ईस्वी के मध्य इंग्लैंड के बड़े बड़े सामंतों के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें प्रमुख रूप से दो राजघराने थे। लंकास्टर राजघराना, जिसका प्रतीक लाल गुलाब था, और यॉर्क राजघराना, जिसका प्रतीक श्वेत गुलाब था। इसी कारण इतिहास में इसे गुलाबों के युद्ध के नाम से जाना जाता है। 1455 से 1485 करीब 30 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद 1485 में बासवर्थ की लड़ाई से यह युद्ध समाप्त हुआ, जिसमें यार्क राजवंश के
राजा रिचर्ड तृतीय की मृत्यु हुई और हेनरी ट्यूडर की विजय हुई। हेनरी ट्यूडर के इंग्लैंड के सिंहासन पर बैठते ही इंग्लैंड का एक नया युग का शुरू, इंग्लैंड में एक नए युग की शुरुआत हुई। हेनरी ट्यूडर, जिसको इतिहास में हेनरी सप्तम के नाम से जाना जाता है, इनका शासनकाल 1485 से 1509 ईस्वी तक रहा। इनका प्रमुख उद्देश्य इंग्लैंड में एक सुदृढ़ राजतंत्र की स्थापना करने की रही। इसी कारण इतिहासकार रॉबर्ट इर्विंग ने भी कहा है कि हेनरी सप्तम की नीतियों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता एक सुदृढ़ राजतंत्र की स्थापना ही रही। एक शक्तिशाली राजतंत्र की स्थापना के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो आवश्यक चीजें थी, शांति, व्यवस्था और सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण थी। उनकी शांति नीति के तहत उन्होंने यॉर्क राजघराने की उत्तराधिकारी रानी एलिजाबेथ के साथ विवाह संपन्न किया, जिसका लोगों ने भी समर्थन किया, क्योंकि लोग करीबन 150-200 साल से लगातार जो युद्ध हो रहे थे, जो अव्यवस्था थी, जो अराजकता की स्थिति से उससे त्रस्त थे, इसीलिए इसका समर्थन किया। दूसरा महत्वपूर्ण चीज कि सामंतों की शक्तियों पर नियंत्रण स्थापित करना भी रहा, क्योंकि हम इंग्लैंड में देखते हैं कि मध्य युग के से ही वहाँ प्रतिनिधि संस्था पार्लियामेंट का गठन हो चुका था, और जो राज्य शक्ति होती थी उसमें तीन प्रमुख वर्गों की तीन प्रमुख केंद्र थे वो राज्य शक्ति को नियंत्रित करने के, जिसमें राजा होता था, सामंत और पुरोहित होते थे। तो सामंतों की जो शक्ति थी उस पर अंकुश लगाने का भी कार्य हेनरी सप्तम ने किया। उन्होंने उन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए वर्दी और अनुरक्षण, लाइब्रेरी एंड मेंटेनेंस एक्ट जो चली आ रही थी सामंतों की, इसके अंतर्गत सामंत अपनी सुरक्षा के लिए सेना रखते थे। उस पर बद्री के अधिनियम के तहत रोक लगा दिया गया। अब देश में कोई भी सामंत सेना नहीं रख सकता था, केवल राजा ही राजकीय सेना रख सकता था। इसके अलावा बड़े बड़े सामंतों का उन्मूलन किया, उनका दमन किया, उनके जागीरों को नष्ट कर दिया गया, छीन लिया गया, बड़े बड़े जुर्माने लगाए गए, कठोर दंड दिया गया। इस प्रकार से जो राजनीतिक षड्यंत्र का केंद्र जहां था सामंत लोग किया करते थे, उस पर नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। और वैसे भी गुलाबों के युद्ध में इंग्लैंड में काफी बड़े बड़े सामंत मारे गए थे। इसके बाद सुरक्षा के लिए उन्होंने कोर्ट ऑफ स्टार चैम्बर की स्थापना की, जो रोमन पद्धतियों पर आधारित था। यह एक प्रकार का न्यायालय होता था जहां पर निर्णय लिए जाते थे, न्याय किए जाते थे। यहाँ पर जुर्माना दिया जाता था, कठोर सजाएं दी जाती थी, जिससे राजस्व की प्राप्ति हेनरी सप्तम को होने लगी। इसके बाद उन्होंने व्यापार वाणिज्य पर विशेष ध्यान दिया। उनकी आर्थिक नीतियों के तहत देश में उद्योग धंधों की स्थापना करने का प्रयास किया, व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहन दिया, जिसके कारण से समाज में एक नया वर्ग ने जन्म लिया, मध्यम वर्ग, जिसे बुजुर्ग वर्ग भी कहा गया। वे राजतंत्र के समर्थक हो गए। उनको बड़े बड़े राजकीय पदों पर नियुक्त किया गया, उनको प्रोत्साहित किया गया, जिसके कारण से भौगोलिक अन्वेषण और खोज का दौर शुरू हुआ, जिसके कारण से औपनिवेशिक विस्तार की शुरुआत हुई। 1497 में जॉन कैबट ने लेब्राडोर, अमेरिका, फाकलैंड की खोज की। इसी कारण से इंग्लैंड ने बाद में उत्तरी अमेरिका पर
औपनिवेशिक विस्तार, अपना उत्तरी अमेरिका पर अपने औपनिवेशिक विस्तार किया। इसके अलावा देशी उद्योगों को संरक्षण और प्रोत्साहन देने के लिए उन्होंने आयातों पर चुंगी लगाई, निर्यातों पर जोर दिया। इंग्लैंड का उन उद्योग काफ़ी मजबूत था। काफ़ी बड़े बड़े जो जमींदार थे, बाद में उनकी शक्तियों पर अंकुश लगा दिया गया, तो उन लोग भेड़ पालना शुरू किए। कृषि में घेराबंदी प्रणाली शुरू किया गया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि व्यापार और वाणिज्य का चहुमुखी विकास हेनरी सप्तम ने करने का प्रयास किया। इसके अलावा उन्होंने महत्वपूर्ण जो राष्ट्र थे यूरोप के, उनसे व्यापारिक संधियां भी की, जिससे जैसे नीदरलैंड के साथ व्यापारिक संधि की, वेनिस डेनमार्क के साथ व्यापारिक संधियां की। उसके अलावा उनकी यदि राजनीतिक नीतियों पे बात किया जाए तो उनका मुख्य उद्देश्य इंग्लैंड को यूरोप का सर्व शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में विकास करना था। इसके लिए उन्होंने वैवाहिक नीति को ध्यान दिया। उन्होंने यूरोप के बड़े बड़े राजघरानों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया, जैसे कि अपनी पुत्री का विवाह उन्होंने स्कॉटलैंड के राजकुमार जेम्स चतुर्थ से किया, और इसके बड़े ही दूरगामी प्रभाव हमको बाद में देखने को मिलता है। 1603 में स्कॉटलैंड का इंग्लैंड के साथ विलय होता है, और 1603 के बाद ट्यूडर वंश के बाद इंग्लैंड में स्टुअर्ट वंश की स्थापना होती है, शुरुआत होती है, सॉरी। उसी प्रकार अपने पुत्र आर्थर का विवाह स्पेन के राजघराने इसाबेला और फर्डिनेंड की पुत्री कैथरीन से किया। बाद में आर्थर की मृत्यु हो गई, तो अपने द्वितीय पुत्र और उत्तराधिकारी हेनरी अष्टम का विवाह कैथरीन के साथ कर दिया गया। हेनरी सप्तम ने अपने आर्थिक और राजस्व की प्राप्ति के लिए यह नीति अपना नए नए योजनाओं को जन्म दिया, नए नए नीतियाँ अपनाई, और उन्होंने यह प्रयास किया कि पार्लियामेंट द्वारा लागू किए गए करों के अतिरिक्त और कहाँ से कर वसूल कर सकते हैं और कहाँ से राजस्व की प्राप्ति किया जा सकता है, उस पर ज़्यादा उन्होंने ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने पार्लियामेंट के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन उनकी प्रमुख नीति यह रही कि वो पार्लियामेंट पर आश्रित न रहें। बाद में हम देखते हैं कि उनकी इस नीति के वजह से पार्लियामेंट का प्रभाव इंग्लैंड में धीरे धीरे कम होने लगा और निरंकुश राजतंत्र हावी होने लगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि हेनरी सप्तम ने इंग्लैंड में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना और एक सशक्त राजतंत्र की स्थापना के लिए न केवल वैदेशिक नीति पर जोर दिया, आर्थिक नीतियों पर जोर दिया, बल्कि उन्होंने गृह नीति पर भी बहुत अच्छी तरीके से कार्य किया, जिसमें कोर्ट ऑफ स्टार चैम्बर की बात करें या वर्दी और अनुरक्षण नियम को बंद करने की बात करें और व्यापारिक संधियां इत्यादि इत्यादि। हेनरी सप्तम के बाद हेनरी अष्टम, जिसका शासन 1509 से 1547 ईस्वी तक रहा, इसके शासनकाल में यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन चल रहे थे और हेनरी अष्टम ने भी उसी दौर में पोप के साथ इसका मतभेद प्रारंभ हुआ। हेनरी अष्टम को पुत्र की लालसा थी जो कैथरीन से उसे नहीं मिल रहा था, इसीलिए उन्होंने उससे तलाक लेने की सोची, जिसको पोप ने मना कर दिया। इसके कारणवश हेनरी अष्टम ने 1534 में पोप से अपना संबंध विच्छेद कर लिया और
अब इंग्लैंड में राजा ही चर्च का सर्वोच्च अधिकारी माना जाने लगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि इंग्लैंड एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण में सामंतों पर नियंत्रण स्थापित किया, शांति और व्यवस्था स्थापित किया, पोप पर नियंत्रण स्थापित किया और व्यापार, वाणिज्य और मध्यम वर्गों के सहयोग से न केवल यूरोप का एक शक्तिशाली देश के रूप में उत्थान हुआ, बल्कि पूरे विश्व में एक विशाल औपनिवेशिक साम्राज्य का स्वामी बन बैठा। धन्यवाद। आगे हम रूस की उत्थान के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।